दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हमें देखने को मिली पूरे आईटी सेक्टर से। अब इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिला। बोल सकते हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम आज के दिन हमें 10% से ज़्यादा क्रैश होती हुई नज़र आई है। क्रैश का रीज़न मेंशन किया गया है नगारो डील, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इन सारी चीज़ों को देखकर इलारा कैपिटल ने अपनी रेटिंग को बदला नहीं है, उन्होंने पहले भी सेल रेटिंग दिया था और उसको रिटेन इन्होंने किया है। अब रीज़न दिया है ग्रोथ और मार्जिन्स को लेकर। सभी चीज़ों को समझेंगे, बट सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नगारो डील को लेकर एग्जैक्ट क्या ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि आज के दिन परसिस्टेंट सिस्टम को 10% का क्रैश दिखा दी हैं। देखो, अगर हम बात करें परसिस्टेंट की इस न्यूज़ के बारे में, तो जर्मनी बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है नगारो एसी। उसको ये कंपनी एक्वायर करने वाली है, जिसमें इन्वेस्टमेंट $1.4 बिलियन लगने वाला है। अब इन्वेस्टर को सबसे बड़ा डर पता है क्या लग रहा है? सबसे बड़ा डर इस बात का है कि ये एक्विजिशंस करने में जो प्रीमियम परसिस्टेंट ने दिया है वो 140% का दिया है। सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो ये कंपनी को एक्वायर करने के लिए कंपनी ने काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन सेट की है। और यही पॉइंट है जो कि आज के दिन परसिस्टेंट सिस्टम को 10% से ज़्यादा नीचे ले गई हैं। और एक और पॉइंट है जिसको भी आप सुन लो। देखो, अगर हम परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी ये दिखाती है। बट जिस कंपनी को इसने एक्वायर करने का फैसला किया है उसके ग्रोथ अगर देखोगे तो मिड सिंगल डिजिट की देखने को मिलेगी। और वही परसिस्टेंट सिस्टम जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक है। अब इसका कॉम्बिनेशन हमें क्या दिखाता है? नगारा कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, बड़ी कंपनी है, डील भी बड़ा है, तो इसके कंसोलिडेटेड नंबर्स में उसका एक अच्छा खासा इफेक्ट हमें दिखेगा। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक 1 नाम की कंपनी है, एक 2 नाम की कंपनी है। 1 नाम की कंपनी काफ़ी फास्ट ग्रो करती है, 2 नाम की कंपनी में भी ग्रोथ दिखता है बट स्लो दिखता है। अब ये दोनों कंपनी एक हो गई, मतलब कंपनी के एक ही रिजल्ट अब हमें देखने को मिलेंगे। तो 2 नाम की जो कंपनी है उसके नंबर्स अगर स्लो ग्रो होते हैं तो क्या 1 नाम की कंपनी के नंबर्स में उसका इफेक्ट हमें दिखेगा? जब टोटल नंबर को हम देखेंगे तो बिल्कुल दिखेगा। और वही चीज़ आज के दिन परसिस्टेंट सिस्टम को 10% से ज़्यादा क्रैश करती हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। और सोने पे सुहागा यहाँ पे यह है कि इलारा कैपिटल ने अपने जो रेटिंग्स दे रखा था सेल का, उसी को उन्होंने रिटेन कर लिया है ग्रोथ को लेकर और मार्जिन कंसर्न को लेकर। मार्केट को लगता है कि आने वाले कल में इस कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उसमें हमें दबाव देखने को मिल सकती है। और साथ में जो ग्रोथ की बात अभी मैंने किया कि एक कंपनी फास्ट ग्रो करती है और एक कंपनी स्लो ग्रो करती है, अब दोनों के नंबर जब एक साथ आने लगेंगे तो जो कंपनी फास्ट ग्रो कर रही थी उसके भी नंबर अब हमें स्लो ही देखने को मिलेंगे। अगर मान लो कोई कंपनी 20% से ग्रो कर रही है और आफ्टर एक्विजिशंस अगर वो नंबर 20% की जगह 16% पे आ जाए, तो क्या इन्वेस्टर को ये चीज़ें परेशान करेंगी? बिल्कुल करेंगी। और ये पॉइंट है जो कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। बट कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, वो भी मैं समझा देता हूँ। देखो, ये एक्विजिशंस का मेन मोटिव पता है क्या है? यूरोप के मार्केट में अपने पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करना और स्ट्रॉन्ग एंट्री करना। तो यूरोप मार्केट की ये काफ़ी बड़ी कंपनी है नगारो, ठीक है। तो वहीं पर इस कंपनी का पाँव फैलाने का प्लान है और इस वजह से ये एक्विजिशंस कंपनी ने प्लान किया है। और कंबाइंड रेवेन्यू $2.9 बिलियन तक का हमें देखने को मिलेगा आफ्टर एक्विजिशंस। तो ये सारी चीज़ें हैं। शॉर्ट टर्म में पेन हमें ज़रूर दिख रही है, बट लॉन्ग टर्म में गेनिंग की भी उम्मीद हम कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है और आप ध्यान में रखकर भी चल सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HDFC बैंक लिमिटेड।
HDFC बैंक की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी का हालिया परफॉर्मेंस कितना खराब है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी आप जानते हैं। 21.9% नीचे है कंपनी, 52 वीक हाई से। वैल्यूएशन वाइज कंपनी 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल भी नहीं, 20 साल के लोवेस्ट लेवल पे हमें दिख रही है। तो इतना ज़्यादा कंपनी में जो गिरावट हुई है उसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न था कंपनी के चेयरमैन का रेजिग्नेशन। एथिक्स और वैल्यू का रीज़न उन्होंने दिया था, और इस रीज़न के बाद जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था तो HDFC बैंक में क्रैश नहीं, महा क्रैश हमें देखने को मिली थी। और उस वजह से इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है और शेयर प्राइस के बीच का गैप है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली क्या होता है, फेयर वैल्यू होता है, और फेयर वैल्यू पे हमेशा कोई कंपनी नहीं मिलती है। रेयर मोमेंट होता है कि कंपनी अपने फेयर वैल्यू पे मिल जाए। क्यों नहीं मिल सकती भाई, क्यों मिलेगी भाई? अगर मार्केट में कोई कंपनी के लिमिटेड शेयर्स हैं, ठीक है, और वो कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करने का पोटेंशियल रखती है, तो फिर लिमिटेड शेयर है, डिमांड ज़्यादा है, तो बीच का प्रीमियम तो आपको पे करना पड़ेगा ना। फेयर वैल्यू और शेयर प्राइस के बीच का जो गैप होता है ना, वो प्रीमियम होता है जो इन्वेस्टर्स पे करते हैं। अब वो प्रीमियम अगर कम हो जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर कंपनी के पास पोटेंशियल है फ्यूचर में अच्छे कैश जनरेट करने का, अच्छी ग्रोथ अचीव करने का, तो फिर तो ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर कंपनी अपने फेयर वैल्यू के काफ़ी करीब आ गई है तो ये चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अब कंपनी के पास एक पोटेंशियल ये भी है कि कंपनी यहाँ से रिकवर कर सकती है, क्योंकि गिरावट का जो कारण था वो कारण अब इन्वेस्टर्स को और हर्ट नहीं करेगा। क्यों भाई? क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जब एथिक्स का रीज़न यहाँ पर दिया था इस कंपनी के पार्ट टाइम चेयरमैन ने, तो उसके बाद गवर्नेंस इश्यूज़ के कंसर्न्स क्रिएट हो गए थे, जिसको लेकर HDFC बैंक ने क्लैरिटी दिया था कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस बैक टू नॉर्मल नहीं हुई। RBI ने भी बोला नहीं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस बैक टू नॉर्मल नहीं हुई। उसके बाद HDFC बैंक ने एक एक्सटर्नल लीगल रिव्यू बोल सकते हैं बैठाया था, जो कि गवर्नेंस कंसर्न को एनालिसिस कर अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करती, और फिलहाल उसके रिपोर्ट्स हमारे पास आ चुके हैं और मेंशन किया गया है लीगल रिव्यू के बाद जो गवर्नेंस कंसर्न का प्रॉब्लम था वो ईजेस हो चुका है, यानी कि कम हो चुका है। और ब्रोकरेज हाउस भी इस कंपनी को लेकर अपनी कमेंट्री थोड़ी बुलिश कर चुके हैं। पूरी बात यहाँ पर यह है कि जो लीगल रिव्यू हमें देखने को मिली है HDFC बैंक में, उस रिव्यू के आउटकम में मेंशन किया गया है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो चेयरमैन ने लगाया था एलिगेशन के तौर पर, मतलब जो एलिगेशन लगाया था उसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, यानी कि कोई भी गवर्नेंस इश्यूज़ वाली प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है। इंटरनली कोई भी दिक्कत नहीं है, इंटीग्रिटी अभी भी ऑन टॉप है, ऐसा यहाँ पर लीगल रिव्यू के ज़रिए हमें सुनने को मिल रही है। इसी वजह से ब्रोकरेज हाउस की भी कॉमेंट्री इस कंपनी को लेकर थोड़ी अच्छी हो गई है। लाइक जेफरीज की अगर हम बात करें तो उन्होंने 32% अपसाइड पोटेंशियल बताया है HDFC बैंक को लेकर। बाकी ये सारी चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ों को आप सिर्फ नोट कर चल सकते हो। अब ब्रोकरेज हाउस ने ये सारी चीज़ें इसलिए बताया है क्योंकि 2027 के फाइनेंशियल ईयर के अर्निंग एस्टिमेट को देखोगे और 1.7 टाइम्स एडजस्टेड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो को देखोगे तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे थोड़ी अट्रैक्टिव HDFC बैंक बन जाती है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वही चीज़ अभी मैंने बताया ना आपको कि 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल के लोवेस्ट लेवल पे ये कंपनी का वैल्यूएशन है। तो यही सारी चीज़ों को लेकर JP मॉर्गन और जेफरीज की रिपोर्ट आई है, जो कि एक तरह से सही है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है कांदोई ट्रांसपोर्ट। हाल ही में दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है 3:1 के रेशियो में बोनस। इसका मतलब एक शेयर के बदले कंपनी ने 3 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो। इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।